जी अस्सलाम वालेकुम। एआई ट्रेनिंग के पहले लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। एआई ट्रेनिंग का हमारा जो पहला मॉड्यूल है वो कंप्यूटर साइंस बेसिक्स का है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के जो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ाएंगे। और इसमें बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ें हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, जो बीएससी कंप्यूटर साइंस या एमएससी कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स जो है वो शुरू के सेमेस्टर में जो चीज़ें पढ़ते हैं या सीखते हैं, हम वो चीज़ें पढ़ाएंगे। लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि हम इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, बहुत ही केयरफुली हम इन चीज़ों को कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाएंगे। और कोशिश ये करेंगे कि जो हमारे नॉन टेक्निकल फेलोज हैं उनको ये चीज़ें समझ आए और उनके लिए थोड़ा सा आसान हो समझना। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जिस भी टॉपिक को हम पढ़ाएं उसको थोड़ा सा आसान करके पढ़ाएं, आसान जुबान में समझाएं, ताकि जो हमारी मेजोरिटी है, जो हमारे 93% जो हमारी यूथ टैलेंट, जो 93% ग्रेजुएशन करता है नॉन टेक्निकल नॉन कंप्यूटर साइंस वाले, उनके लिए भी आसानी हो। जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं उनके लिए ये रिफ्रेशर होगा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ये चीज़ें पढ़ी होंगी, और अगर नहीं पढ़ी तो वो अब इंशाल्लाह वो चीज़ें इनको थोड़ा सा मालूम हो जाएंगी, और उनके लिए अगर पढ़ी हैं तो मैम भी थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। और कोशिश ये कर रहे हैं कि इनको थोड़ा सा आसान तरीके से कन्वे किया जाए ताकि आप सबको इसकी समझ आए। और ये बुनियादी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के आपको इंशाल्लाह एडवांस लेवल पे जब आप कंप्यूटर कॉन्सेप्ट समझेंगे, प्रोग्रामिंग समझेंगे, या जब आप एआई समझेंगे, इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। तो आज के लेक्चर में हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर और कंप्यूटर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी कॉन्सेप्ट है जब हम इसको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में देखते हैं, जब हम इंटरनेट के ऊपर जो एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, क्लाउड में करते हैं, एआई में करते हैं, उसके लिए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर बहुत ही वाइटल और ज़रूरी किरदार अदा करता है। तो चलते हैं अपने पहले लेक्चर की तरफ। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर में सबसे पहले देखते हैं कि कंप्यूटर साइंस की डेफिनेशन क्या है, कंप्यूटर साइंस क्या है। आपने कोई डेफिनेशन याद नहीं करनी, सिर्फ समझना है, कॉन्सेप्ट समझना है, कोई चीज़ मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। Computer science is the study of computers, theory and design of software, algorithms, data structure, programming languages and artificial intelligence। अब इसमें कुछ चीज़ें शायद आपके लिए नई हों, लेकिन आपने उनकी वजह से कंफ्यूज नहीं होना। ये ऑलरेडी हमारे कोर्स आउटलाइन में शामिल है और इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इनको कवर करेंगे। कंप्यूटर का जो यूज़ है या इंट्रैक्शन है, इसमें तीन चीज़ें मेन जो शामिल होती हैं। यूज़र जो है वो एंटिटी है जो बेसिकली ह्यूमन इंटरेक्ट करता है सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशंस के साथ। सॉफ्टवेयर वो प्रोग्राम्स हैं जो एप्लीकेशंस होती हैं जो कंप्यूटर पे रन करते हैं, और हार्डवेयर वो फिज़िकल कंपोनेंट्स हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होते हैं, और वो मिल के कंप्यूटेशंस करते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में और या कोई भी जो रिक्वेस्ट यूज़र की तरफ से आती है उसमें हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो ये तीन कंपोनेंट्स नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन तीन जो मेन कंपोनेंट्स जो बेसिकली ज़्यादा इसमें हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी मदद से कंप्यूटर को हदायत मिलती हैं, यूज़र की तरफ से इनपुट मिलती है, और उसमें जो ज़्यादा कॉमन है वो कीबोर्ड है, जॉयस्टिक है जिसके साथ वीडियो गेम्स खेलते हैं, बारकोड रीडर हैं जो आपने स्टोर्स में देखे होंगे, ग्रोसरी स्टोर्स में, स्कैनर्स हैं, माउस है, और इनके थ्रू इनपुट कंप्यूटर को जाती है। इसी तरह से कंप्यूटर जब कोई भी चीज़ प्रोसेस कर लेता है तो यूज़र को रिस्पॉन्स आउटपुट डिवाइसेस पे भेजता है, जिसमें मेनली मॉनिटर है, प्रिंटर होता है, जो ऑडियो फाइल्स की आउटपुट है वो स्पीकर्स में आती है या हेडफोन में आती है। अगर कंप्यूटर के कंपोनेंट्स जो हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो मेन कंपोनेंट आपको मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू नज़र आएगा। जो लेटेस्ट कंप्यूटर हैं उनमें सीपीयू के साथ अब जीपीयू भी आता है, जो कि सीपीयू का मतलब है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और जीपीयू का मतलब है ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयूज जो हैं वो ज़्यादातर जो हैवी ग्राफिक्स हैं उनको प्रोसेस करने के लिए और डिस्प्ले करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो प्रोग्राम्स को रन करने के लिए और प्रोसेसिंग के लिए भी जीपीयू का ही इस्तेमाल होता है, इसलिए एआई की डेवलपमेंट के लिए जीपीयूज इनेबल्ड कंप्यूटर्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं।
अच्छा, इसके अलावा रैम है जो कि आरजी मेमोरी होती है, टेम्परेरी मेमोरी होती है। हार्ड डिस्क है जो कि लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। इसके अंदर डाटा जो है वो कंप्यूटर शट डाउन भी हो जाए तो महफूज रहता है, जबकि रैम के अंदर डाटा कंप्यूटर शट डाउन होने के साथ ही डाटा ख़त्म हो जाता है, वॉश हो जाता है। हार्ड डिस्क में एसएसडी हार्ड डिस्क होती है जो स्पीडी और ज़्यादा नॉर्मल हार्ड डिस्क की निस्बत ज़्यादा फास्टर जो है वो रिस्पॉन्स देती है। इसी तरह नेटवर्क इंटरफेस होता है जो कि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये अगर इसको इस तरह से देखा जाए तो बेसिकली जो यूज़र है वो जब रिक्वेस्ट भेजता है तो ये सारे कंपोनेंट्स आपस में मिल के काम करते हैं और इनको मैनेज करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इन सारे कंपोनेंट्स की आपस की कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करता है। अगर आर्किटेक्चर लेयर देखें कि यूज़र से किस तरह से कम्युनिकेशन फ्लो करती है सॉफ्टवेयर में, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर यूटिलिटीज़ या डिवाइस ड्राइवर्स में और हार्डवेयर तक, तो बेसिकली यूज़र जो है वो एप्लीकेशन प्रोग्राम को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल यूज़र किसी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल को अगर उसने ओपन करना है तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करेगा, और उसको ओपन करने के लिए बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो फैसिलिटेट करता है। हार्ड डिस्क से वो उस फाइल को लोड कर देता है रैम के अंदर। अगर हम पिछली जो स्लाइड है इसमें देखें तो बेसिकली रिक्वेस्ट जो है वो यूज़र की तरफ से पहले सीपीयू में आती है। तो ये अगर थोड़ा सा इसको मिसाल के तौर पे देखें तो यूज़र जो है वो इस तरह से रिक्वेस्ट देता है जैसे हम रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हैं, और जो आपका कंप्यूटर है वो एक रेस्टोरेंट का किचन है जहाँ पे सीपीयू काम करता है एज अ शेफ़। रैम जो है वो एज अ टेम्परेरी कंटेनर या काउंटर काम करती है। हार्ड डिस्क जो है वो आपकी स्टोरेज का या स्टोरेज रूम का काम करती है। अगर यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है कि उसने एक वर्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो सीपीयू के थ्रू पहले ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगी। ऑपरेटिंग सिस्टम वो फाइल हार्ड डिस्क से लोड कर देगा मेमोरी के अंदर जहाँ पे जो कि रैम है, आरजी मेमोरी है, और वो वहाँ से वो फाइल जो है सीपीयू आउटपुट डिवाइसेस पे या मॉनिटर पे डिस्प्ले कर देगा। इस तरह से ये सारे फंक्शंस आपस में मिलकर काम करते हैं और इस तरह से ये बेसिकली यूज़र की रिक्वेस्ट को सर्व करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम के अगर कुछ पॉइंट्स हम देखें तो बेसिकली जो चीज़ें हमने इससे पहले डिस्कस की हैं एग्जैक्टली वही फंक्शनैलिटी है ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर पहला पॉइंट देखें तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज। जैसे मैंने कहा कि जो इसकी आर्किटेक्चरल लेयर है पीछे जो हमने देखा था कि वो बेसिकली मैनेज कर रहा होता है एप्लीकेशंस को और हार्डवेयर को दरमियान में। तो it acts as an intermediary between the user and the computer hardware, providing a platform for applications to run. Basically वो एक दरमियान में कम्युनिकेटर के तौर पे बैठा होता है जो कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान या एप्लीकेशंस और हार्डवेयर के दरमियान राब्ते का काम करता है और यूजर्स की रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है। इट इज़ द फाउंडेशन दैट अलाउज टू इंटरेक्ट विद योर कंप्यूटर। बेसिकली ये एक बुनियाद होती है जो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में मदद देती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल्स टास्क लाइक प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली प्रोसेस मैनेजमेंट, बेसिकली जो सीपीयू के काम है, जो प्रोसेसिंग है, वो मेमोरी मैनेजमेंट जो कि रैम और हार्ड डिस्क की मैनेजमेंट का काम, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट जो कि फाइल्स पड़ी हुई हैं आपके कंप्यूटर के ऊपर उनको, और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को, इन सब चीज़ों को वो मैनेज कर रहा होता है। कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उनमें विंडोज़ है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एप्पल के लिए यूज़ होता है, और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब अगर हम ये देखें कि यूज़र का कंप्यूटर के साथ और कंप्यूटर का इंटरनेट के साथ किस तरह से इंटरेक्शन होता है और ये आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, तो जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी रेस्टोरेंट्स की, तो इस तरह से बिल्कुल अगर हम इसको देखें तो जो हमारा यूज़र है बेसिकली वो यहाँ पे एज अ कस्टमर रिक्वेस्ट भेजता है कंप्यूटर को, और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने उस रिक्वेस्ट को मैनेज करना होता है और सर्व करना होता है। तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट सीपीयू के पास आती है,
सीपीयू वो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को, और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो देखता है कि अगर फॉर एग्जांपल इसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फाइल ओपन करनी है तो वो फाइल स्टोरेज में पड़ी हुई है, तो वो स्टोरेज पे जाएगा, फाइल को यहाँ से उठा के लोड कर देगा मेमोरी के अंदर, रैम के अंदर। और रैम के अंदर वो फाइल इसलिए लोड की जाती है ताकि अगर उस फाइल में कोई चेंजेस हो रही हो तो वो फाइल की चेंजेस जो हैं वो रैम के अंदर हो रही होती हैं उसी वक्त, बजाय इसके कि वो बार बार हार्ड डिस्क में जाए, क्योंकि हार्ड डिस्क की प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो होती है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उस फाइल को रैम के अंदर या मेमोरी के अंदर लोड कर देता है ताकि यूज़र को सेविंग का या उसकी जो स्पीड का बिल्कुल अंदाज़ा ना हो कि वो किस तरह से उसको फाइल को मेमोरी में सेव करता है और फिर वापस उसके जो मॉनिटर है उसके ऊपर डिस्प्ले कर देता है। जब कंप्यूटर पे या कीबोर्ड पे जब यूज़र उसको कंट्रोल एस करता है या फाइल को सेव करता है तो तब वो फाइल हार्ड डिस्क में दोबारा सेव हो जाती है। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा होता है। और सीपीयू बेसिकली, जैसे मैंने रेस्टोरेंट की मिसाल दी, तो सीपीयू इसमें एज अ शेफ किरदार अदा कर रहा होता है और वो तमाम चीज़ों को बेसिकली कोऑर्डिनेट कर रहा होता है आगे यूज़र तक पहुंचाने के लिए इनपुट और आउटपुट को, और जो भी कंप्यूटेशंस या जो भी लॉजिक प्रोसेसिंग होनी होती है वो सारी सीपीयू के थ्रू हो रही होती है। अच्छा, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर कोई रिक्वेस्ट ऐसी यूज़र की तरफ से आती है जो कि कंप्यूटर आपका जो है ये पूरा बॉक्स जो है वो इसको सर्व नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि जो यूज़र है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो कहता है कि मैंने जीमेल ओपन करना है, तो वो gmail.com टाइप करता है। तो अब gmail.com तो बेसिकली एक वेब एप्लीकेशन है जो कि सर्वर पे पड़ी हुई है गूगल के, तो वो तो हमारे कंप्यूटर के पास होस्टेड नहीं है। तो ये रिक्वेस्ट जो है वो कंप्यूटर देखेगा, क्योंकि ये रिक्वेस्ट बेसिकली इंटरनेट के ऊपर एक आईपी के साथ रजिस्टर है, तो वो रिक्वेस्ट को उस आईपी की तरफ भेज देगा। आईपी और ये डोमेन, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हमारे कोर्स में आगे कवर्ड हैं, लेकिन फ़िलहाल आप ये समझें कि वो रिक्वेस्ट जो है वो आपके ब्राउज़र से, क्योंकि ये रिक्वेस्ट ब्राउज़र से जाएगी, क्लाइंट के ब्राउज़र से, तो वो रिक्वेस्ट ब्राउज़र से गूगल के एप्लीकेशन सर्वर की तरफ जाएगी और वहाँ से जो गूगल की एप्लीकेशन सर्वर है वो जीमेल का जो पेज है वो लोड कर देगा ब्राउज़र के अंदर, यूज़र के ब्राउज़र के अंदर, और वो रिस्पॉन्स यहाँ से वापस ब्राउज़र में, यूज़र के ब्राउज़र में आ जाएगा और इस तरह से यूज़र उस पेज को अपने सामने अपनी स्क्रीन पे देख लेगा। तो ये बेसिकली इस तरह से इंटरेक्शन होता है जो कि बिटवीन यूज़र टू कंप्यूटर या यूज़र टू आउटसाइड वर्ल्ड होता है। अच्छा, इसके बाद जो अगला जो टॉपिक है हमारा वो है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसके अंदर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जो हमने पहले जो पिछली जो हमने स्क्रीन में देखा कि इसमें जो यूज़र है वो हमारा क्लाइंट है, और अगर तो सिर्फ एमएस वर्ड या पीडीएफ जो कि कंप्यूटर के ऊपर पड़ी हुई है वो सर्व करनी है तो वो हमारा कंप्यूटर जो है एज ए सर्वर हमें वो रिक्वेस्ट वापस रिस्पॉन्ड कर देता है यूज़र को। लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट फर्दर इंटरनेट पे जानी है या कहीं पे दूसरे नेटवर्क पे पड़ी हुई है तो वो फिर आगे फर्दर वेब के ऊपर चली जाती है। और यहाँ पे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है वो बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट यहाँ आपको ये समझ आएगा। मिसाल के तौर पे अगर क्लाइंट का जो ब्राउज़र है उसको हम यहाँ पे जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मेनली जो है क्लाइंट के ब्राउज़र को एज अ क्लाइंट समझते हैं, या क्लाइंट के कंप्यूटर पे जो ब्राउज़र होता है उसको एज अ क्लाइंट समझते हैं। तो इसकी अगर थोड़ी सी डेफिनेशन देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट रिक्वेस्ट सर्विसेज और रिसोर्सेज, बेसिकली इस केस में वो वेब ब्राउज़र होगा। और सर्वर क्या है? सर्वर इज अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स दो सर्विसेज और रिसोर्सेज। और यहाँ पे अगर देखें तो राइट साइड पे जो हमारा जो सर्वर है उसके अंदर तीन चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वेब सर्वर है जिसके ऊपर
जैसे कि मैंने जीमेल की एग्जांपल दी, जिसके ऊपर जीमेल की एप्लीकेशन पड़ी होगी, वेबसाइट पड़ी होगी, पीछे एप्लीकेशन सर्वर है जिसमें जो बिजनेस लॉजिक होगी, जो पूरी फंक्शनैलिटी की लॉजिक होगी, वो एप्लीकेशन सर्वर पे पड़ी होती है, और वो आमतौर पे लाइब्रेरीज होती हैं जो सपोर्ट करती हैं वेब सर्वर को, और उनके पीछे डेटाबेस होता है जिसमें आपकी ईमेल्स का पूरा डाटा सेव होता है। अच्छा, आप ये देखते हैं कि क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में किस तरह से रिक्वेस्ट जो है वो पहुंचती है और किस तरह से रिस्पांस वापस आता है, और जो रिक्वेस्ट है वो किस प्रोटोकॉल के तहत जाती है। इस स्क्रीन में अगर आप देखें तो यूज़र जो है वो वेब क्लाइंट यूज़ करता है। अब इस केस में वेब क्लाइंट बेसिकली हमारा ब्राउज़र होगा, जो कि क्रोम होगा या एज, जो भी आप यूज़ करते हैं। तो आप ब्राउज़र के अंदर कोई रिक्वेस्ट भेजेंगे। यहाँ इस केस में हम फिर दोबारा वही जीमेल वाली एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम gmail.com करते हैं और एक रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो वो रिक्वेस्ट एज अ HTTP रिक्वेस्ट जाती है। HTTP क्या है? HTTP बेसिकली हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। आप ये समझें कि ये एक ऐसी पाइपलाइन है जिसके थ्रू रिक्वेस्ट या डेटा सर्वर तक जाता है, और सर्वर से वापस रिस्पांस इसी प्रोटोकॉल के तहत वापस आता है। अच्छा, HTTP दो तरह का है, एक HTTP है और HTTPS है। HTTP जो है वो प्लेन इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, यानी सिक्योर नहीं होता। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो नीचे लिखा हुआ है, इट ट्रांसमिट्स डाटा इन प्लेन टेक्स्ट मीनिंग एनीवन हु इंटरसेप्ट्स द कम्युनिकेशन कैन रीड द इंफॉर्मेशन, यानी ये सिक्योर नहीं होता। HTTPS जो है ये SSL इसके ऊपर सिक्योर लेयर होती है, और ये दिस इज़ द सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP। बेसिकली ये जो प्रोटोकॉल है इसमें इंफॉर्मेशन टेम्पर नहीं होती। आमतौर पे जो बैंक्स हैं या जो भी वेबसाइट्स हैं जो क्रेडिट कार्ड्स प्रोसेस करती हैं, जो भी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन प्रोसेस करती हैं, वो HTTPS का इस्तेमाल करती हैं। ज़्यादातर जो वेबसाइट्स हैं अब HTTPS ही यूज़ करती हैं। अच्छा, अब इस केस में अगर देखें तो रिक्वेस्ट जाती है क्लाइंट से सर्वर तक, जो कि एक्सटर्नल सर्वर है, और सर्वर जो है वो आप फॉर एग्जांपल अगर जीमेल के केस में देखें तो आपकी जितनी भी ईमेल्स हैं पिछले कई सालों की, वो सारी सर्वर्स के ऊपर तो नहीं होती, वो डेटाबेस के अंदर होती हैं। तो सर्वर जो है वो SQL क्वेरी लिखता है। अब SQL क्वेरी अगर आप लोगों को नहीं पता तो ये बेसिकली SQL सर्वर एक डेटाबेस सर्वर होता है जिसके ऊपर क्वेरी करके हम वो डाटा रिट्रीव करते हैं। तो हमारा जो डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स का मॉड्यूल है उसके अंदर आप इसको थोड़ी सी इसकी डिटेल इंशाल्लाह जानेंगे। लेकिन आप ये समझें कि एक SQL क्वेरी एक बेसिकली रिक्वेस्ट एक्सटर्नल सर्वर से डेटाबेस को जाती है कि इस बंदे का, जिसका ईमेल एड्रेस फॉर एग्जांपल abc@gmail.com है, इसका डाटा मुझे दे दो। तो वो डेटाबेस सर्वर जो है वो उसका तमाम डाटा, जितनी भी उसका ईमेल का रिकॉर्ड है, वो वापस सर्वर को भेजता है। सर्वर वो रिकॉर्ड जो है वो कंपाइल करके HTTP रिस्पांस के अंदर पैक करके वो वेब क्लाइंट को भेज देता है, और वेब क्लाइंट के स्क्रीन के ऊपर वो जीमेल की पूरी ईमेल की जो लिस्टिंग जो है वो पूरा टेबल शो हो रहा था कि किस डेट को कौन सी ईमेल आई है। तो इस तरह से बेसिकली ये कम्युनिकेशन फ्लो होती है वेब क्लाइंट से HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू एक्सटर्नल सर्वर पे। एक्सटर्नल सर्वर के ऊपर जो कि डाटा सेव नहीं होता, वो एक एप्लीकेशन सर्वर होता है या वेब सर्वर होता है जिसके ऊपर वेब साइट जो है वो होस्टेड होती है, gmail.com जैसे होस्टेड होती है। डाटा जो है वो डाटाबेस सर्वर के ऊपर होता है। तो सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट डाटाबेस को भेजता है, रिक्वेस्ट का रिस्पांस SQL का वापस आता है सर्वर पे, एक्सटर्नल सर्वर पे, और वहाँ से HTTP रिस्पांस वापस जाता है। तो इसको अगर हम नेक्स्ट स्टेप पे थोड़ा सा डिटेल में देखें कि हमारी जो रिक्वेस्ट है बेसिकली वो कैसी होती है, तो रिक्वेस्ट ये यहाँ पे मैंने बेसिकली इसको, ये पूरी लंबी क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट थी, इसको मैंने ब्रेक किया है, हाफ करके बराबर में रख दिया ताकि आपको थोड़ा सा कंपेयर करने में आसानी हो। तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से अगर आपको दिखाऊं तो इसमें हमें थोड़ी सी बेहतर डिटेल मिल सकती है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं फिर वही पेन यूज़ करता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए। तो इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ ताकि HTTP रिक्वेस्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर नज़र आए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें तो जो रिक्वेस्ट क्लाइंट टू सर्वर, जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ रिक्वेस्ट जाती है, तो उसमें एक तो ये HTTP रिक्वेस्ट है वो कह रहा है,
दूसरा इसके अंदर हेडर होता है, रिक्वेस्ट हेडर होता है। ये समझें कि जिस तरह से एक एनवेलप होता है जब हम कोई ख़त भेजते हैं या मेल भेजते हैं, तो उसमें हेडर होता है जिसके बाहर लिखा हुआ होता है कि ये किस किस्म का मैसेज है। उसमें मैसेज के बारे में डिटेल होती है कि ये किस किस्म का मैसेज है, इसका होस्ट कौन है, कौन सा यूज़र एजेंट है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली सर्वर के लिए हेल्पफुल होती है। इसी तरह से जो बॉडी है उसके अंदर डाटा होता है जो कि फॉर्म डाटा भी हो सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, जब आप जीमेल के अंदर लॉगिन करने लगते हैं, gmail.com पे जाते हैं, तो वो आपको एक बॉक्स देता है जिसमें कहता है अच्छा अपना यूज़र नेम और पासवर्ड दे दो। तो वो जो यूज़र नेम और पासवर्ड जिन बॉक्सेस के अंदर मांग रहा होता है वो बेसिकली एक फॉर्म होता है और उसको फॉर्म डाटा कहते हैं। इसी तरह किसी और किस्म का डाटा भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे जब आप उसके अंदर जीमेल के अंदर जाते हैं, आप किसी भी ईमेल के ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो डाटा जो है वो एक डिफरेंट फॉर्म में सर्वर की तरफ जाएगा। वो फॉर्म डाटा नहीं होगा, वो एक डिफरेंट किस्म की फॉर्म में जाएगा। उसकी डिटेल हम फर्दर पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे इसको आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन वो यहाँ से वो डाटा जो है वो एक पोस्ट रिक्वेस्ट, गेट, पोस्ट, पुट, ये वो रिक्वेस्ट टाइप हैं जिनमें किसी एक टाइप पे वो रिक्वेस्ट भेजेगा। जैसे जब वो डाटा मांगता है सर्वर से तो वो गेट रिक्वेस्ट भेजता है, जब वो डाटा भेजता है तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजता है। फिलहाल इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लें, इसको बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, इसको इतना ही समझें। इसका मैं जो है फर्दर इंशाल्लाह इसकी जो डिटेल है वो जो अगली जो हमारी स्पेसिफिकली जो इनकी बारे में डिटेल होगी रिक्वेस्ट के बारे में, उसमें मैं इसको फर्दर जो उसका लेक्चर होगा उसमें ज़्यादा डिटेल दूंगा। तो ये रिक्वेस्ट जो है ये जब सर्वर की तरफ जाएगी तो सर्वर ने उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। अगर आप देखें तो सर्वर यहाँ पे रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा, अगर वो वेब सर्वर है या एप्लीकेशन सर्वर है, और उसके बाद वो यहाँ पे रिस्पांस भेजता है। अगर आप देखें तो ये तीर का निशान वापस आ रहा है, यहाँ पे रिक्वेस्ट तीर का निशान सर्वर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे ये वापस आ रहा है, और उसका स्टेटस होगा 200 जो है वो ओके होता है। 200 स्टेटस जो है वो ओके स्टेटस होता है, और 404 जो है वो एरर होता है बेसिकली। अगर 404 होगा तो इसका मतलब है कि सर्वर ने एरर भेजा, सर्वर के पास रिक्वेस्ट हैंडल करने का डाटा नहीं है जो रिक्वेस्ट आई है और रिक्वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है। और उसके साथ फिर दोबारा वो हेडर वापस भेजता है, यानी रिस्पांस का हेडर भी वापस जाएगा। और रिक्वेस्ट रिस्पांस की बॉडी होगी जिसके अंदर डाटा होगा, किस फॉर्म में, या तो वह HTML फॉर्म में होगा या जेसन होगा या XML होगा। अब ये नाम भी आपने सुन के परेशान नहीं होना, ये फाइल टाइप होती हैं जिनके अंदर डाटा होता है और ये डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि किस फॉर्मेट में वो डाटा सर्वर पे सेव है या किस फॉर्मेट में क्लाइंट को वो डाटा चाहिए, उसी फॉर्मेट में सर्वर वापस डाटा भेजता है। और ये फिर ये तीर का निशान वापस जा रहा है क्लाइंट की तरफ, और ये इस तरह से जो रिक्वेस्ट है वो वापस सर्व हो जाती है। तो ये बेसिकली क्लाइंट टू सर्वर और सर्वर टू बैक क्लाइंट किस तरह से रिक्वेस्ट जाती है और किस तरह से रिस्पांस वापस आता है। अब ये थोड़ा सा हम अगर रिक्वेस्ट को थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो फिर दोबारा मैं उधर उसी स्क्रीन पे जाऊंगा थोड़ा सा आपको क्लैरिफाई करने के लिए। मैं स्क्रीन को फिर थोड़ा सा बड़ा करता हूं ताकि आपको इसकी ये 200 पे जाता है या 100 पे आता है, दरमियान में कहीं नहीं जाता। तो चलें 200 कर लेते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो ये फिर वही HTTP रिक्वेस्ट है, लेकिन इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में करना चाह रहा हूँ। ये रिक्वेस्ट का जो हेडर है इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। इसमें गेट होता है कि क्या ये रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है। गेट का मतलब है क्या ये सिर्फ डाटा खींच के ला रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपनी ईमेल की पूरी लिस्ट मांगेंगे तो वो गेट रिक्वेस्ट होगी, वो डाटा सारा पूरी लिस्ट लेके आएगा। लेकिन जब आप ईमेल टाइप करके भेजेंगे तो वो पोस्ट रिक्वेस्ट होगी, या जब हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के क्लिक करेंगे लॉगिन करने के लिए वो भी पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। तो ये फ़र्क है गेट और पोस्ट के अंदर। अच्छा, ये बताएगा कि होस्ट कौन है,
यानी हेडर के अंदर मौजूद होगा कि किस होस्ट को ये रिक्वेस्ट जा रही है। यूज़र एजेंट और एक्सेप्ट टाइप होगी, जो बेसिकली जब आप ब्राउज़र के अंदर अगर एक डेवलपर टूल होता है उसमें मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह किसी वक्त कि वो किस तरह से आप देख सकते हैं यूज़र एजेंट में क्या जा रही है, एक्सेप्ट में क्या जा रहा है, कंटेंट टाइप क्या है। कंटेंट टाइप फिर वही चीज़ है जो जैसे मैंने आगे पहले बताया था कि जेसन है या एक्सएमएल है या एचटीएमएल है, कौन सा कंटेंट टाइप जा रहा है, या रॉ टेक्स्ट है। ऑथराइजेशन बेसिकली वो है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन बेसिकली कि जो रिक्वेस्ट जा रही है क्या ये ऑथराइज्ड है, यानी अगर आपने लॉगिन कर लिया है और फिर उसके बाद आप गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मुझे मेरी ईमेल की डिटेल दो, तो वो ऑथराइजेशन चेक करेगा कि क्या ऑथराइजेशन हुई है, यानी इस बंदे ने क्या लॉगिन किया हुआ है, वो ये ऑथराइजेशन का पार्ट बताएगा। अब जो रिक्वेस्ट बॉडी है उसके अंदर बेसिकली आपका डाटा होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने डाटा भेजा है, यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा है, तो वो फॉर्म डाटा होगा आपका, वो फॉर्म डाटा की शक्ल में जाएगा। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई और रिक्वेस्ट भेजी है, जैसे आपने क्लिक किया है ईमेल के लिंक के ऊपर, तो वो शायद जेसन की फॉर्म में जो पूरा डाटा आपका पड़ा हुआ है वो जेसन फॉर्म में चला जाएगा। अब जेसन फाइल किस टाइप की होती है वो मैं अगले लेक्चर्स में आपको उसका फॉर्मेट पूरा दिखाऊंगा। एक्सएमएल का फॉर्मेट क्या होता है, जेसन क्या होता है और एचटीएमएल का फॉर्मेट क्या होता है। ये 3 डिफरेंट किस्म के फॉर्मेट होते हैं जिसमें डाटा कम्युनिकेशन होती है क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। पेलोड पैरामीटर्स क्या होते हैं कि कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो डाटा के साथ सफ़र करते हैं और वो उनको पेलोड भी कहा जाता है। वो बेसिकली वो ज़रूरी होते हैं उस डाटा के लिए। फॉर एग्जांपल इस केस में जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल कोई ईमेल टाइप करते हैं और ईमेल का जो बॉडी है उसमें हमने पूरा ईमेल भेज दिया, लेकिन ईमेल किसको जा रही है, टू जो है वो पैरामीटर होगा, सब्जेक्ट पैरामीटर होगा, लेकिन बॉडी जो है वो आपकी एक्चुअल बॉडी होगी, उसका टेक्स्ट होगा। तो इस तरह से जो पैरामीटर हैं वो बॉडी के साथ अटैच ना हो तो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं होती। तो इस तरह से ये बेसिकली रिक्वेस्ट होती है, HTTP रिक्वेस्ट इसको कहते हैं, जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ जाती है। रिक्वेस्ट की थोड़ी सी कुछ पॉइंट्स अगर देखें तो कहता है कि ए रिक्वेस्ट इज अ एक्शन इनिशिएटेड बाय वन सिस्टम विच इज द क्लाइंट टू आस्क अनदर सिस्टम द सर्वर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क और प्रोवाइड सर्टेन इन्फॉर्मेशन। यानी कह रहा है कि रिक्वेस्ट वो चीज़ होती है जो कि क्लाइंट की तरफ से इनिशिएट होती है, सर्वर को जाती है कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए। इट इज़ एसेंशली अ मैसेज सेंड टू सर्वर आस्किंग फॉर समथिंग, यानी ये सर्वर को एक मैसेज जाता है कि कोई रिक्वेस्ट सर्व करने के लिए, कोई काम करवाने के लिए, या इस ईमेल के केस में ईमेल ओपन करने के लिए या ईमेल सबमिट करने के लिए, भेजने के लिए। इन वेब कंटेक्स्ट दिस इज ऑफन एन HTTP रिक्वेस्ट विच कैन आस्क फॉर थिंग्स लाइक रिट्रीविंग अ वेब पेज, गेट रिक्वेस्ट, जैसे मैंने आपसे कहा कि जब वेब पेज उसको चाहिए क्लाइंट को मांगे वो इन्फॉर्मेशन, तो वो गेट रिक्वेस्ट होती है। जब वो सबमिट करता है कोई फॉर्म, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। जैसे आप कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करके सबमिट का बटन क्लिक करते हैं, वो पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। जब आप कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करते हैं, मिसाल के तौर पे आप कोई भी आपका डाटा पड़ा हुआ है कहीं पे, प्रोफाइल पड़ी हुई है किसी फेसबुक पे या किसी भी जगह पे रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल है, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, आप अपनी कोई इन्फॉर्मेशन उसमें चेंज करना चाहते हैं अपने बारे में, अपनी बायो, अपनी अबाउट के बारे में, तो वो पुट रिक्वेस्ट होगी, वो आपका डाटा अपडेट हो रहा होगा। इसी तरह अगर आप डिलीट करना चाहें कोई इन्फॉर्मेशन उसमें से, यानी आप अपनी प्रोफाइल का कोई हिस्सा डिलीट करना चाहें, तो वो डिलीट रिक्वेस्ट होगी। यानी अगर कंप्लीट वो पूरा सेक्शन आप डिलीट करना चाहें, पूरा फॉर्म जो है डिलीट करना चाहें, तो वो डिलीट रिक्वेस्ट होती है। इसी तरह से जो रिस्पॉन्स आता है सर्वर की तरफ से, उसकी क्या बेसिकली खसूसियात हैं। रिस्पॉन्स इज द सर्वर्स रिप्लाई टू द क्लाइंट रिक्वेस्ट, जो कि बेसिकली ऑब्वियसली ये एक जो रिस्पॉन्स है वो सर्वर का जवाब होता है क्लाइंट को। इट इज़ द सर्वर्स वे ऑफ प्रोवाइडिंग द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन और इंडिकेटिंग द आउटकम ऑफ द रिक्वेस्टेड एक्शन। तो बेसिकली ये कह रहा है कि सर्वर का एक ये तरीकाकार होता है, जो इन्फॉर्मेशन मांगी है क्लाइंट ने वो वापस किस तरह से भेजनी है, या जो काम करवाने के लिए क्लाइंट ने कहा है वो काम जो है किस तरह से वो काम मुकम्मल हुआ है, वो रिस्पॉन्स में सर्वर वापस भेजता है। An HTTP request for example includes a status code, यानी जो रिस्पॉन्स आता है उसमें एक तो स्टेटस कोड होता है कि क्या ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुई है, 200 जो है वो ओके होता है, 404 नॉट फाउंड होता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आप रिक्वेस्ट भेजें और वो सर्वर के पास मौजूद हो
वो पेज मौजूद हो, वो इन्फॉर्मेशन मौजूद हो, तो वो 200 के साथ रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स भेजेगा। लेकिन अगर वो मौजूद ना हो, यानी आप कोई ऐसा पेज मांगे जो वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो 404 नॉट फाउंड होगा। आपने देखा होगा कि भी वेब ब्राउजिंग करते हुए कि आपको 404 का रिस्पॉन्स आ जाता है, कि वो शो करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुल है या नहीं सक्सेसफुल। हेडर्स दैट प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब जैसे मैंने बताया कि हेडर्स जो हैं वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या इस रिक्वेस्ट के साथ ऑथराइजेशन हो गई है, इसने इस यूज़र ने लॉगिन किया हुआ है या नहीं, ये किस तरह की रिक्वेस्ट है, यानी डाटा के अंदर किस तरह की रिक्वेस्ट जा रही है, और इसका होस्ट कौन है। इसी तरह अ बॉडी दैट कंटेन्स द रिक्वेस्टेड डाटा, द कंटेंट ऑफ ए वेब पेज, जैसे मैंने कहा कि बॉडी जो है वो बेसिकली उसके अंदर जो रिक्वेस्टेड डाटा होता है रिस्पॉन्स का, वो उसके अंदर होता है। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्स की डेफिनेशन है। अब इन द एसेंस अगर आप देखें तो ये जो टू वे कम्युनिकेशन में जो अगर आप इसको ब्रीफ करें ब्रीफली मुख्तसरन, तो वो क्या है कि क्लाइंट सेंड्स अ रिक्वेस्ट, सर्वर प्रोसेस द रिक्वेस्ट, सर्वर सेंड्स अ रिस्पॉन्स, क्लाइंट रिसीव्स एंड प्रोसेस द रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लाइंट कैसे रिस्पॉन्स प्रोसेस करता है कि जो रिस्पॉन्स आया वो चूंकि जाहिर है वो HTML में होगा या जेसन में होगा या XML में होगा, तो उसको क्लाइंट को दिखाने के लिए जो यूज़र इंटरफेस है उसके ऊपर वो नाइसली प्रेजेंट कर देता है, जो फ्रंट एंड का जो कोड होता है वो नाइसली ब्राउज़र में उसको प्रेजेंट कर देता है। ये भी आप इंशाल्लाह आगे फ्रंट एंड और बैक एंड कोड जब मैं बताऊंगा तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो जो डाटा आता है वो किस तरह से स्क्रीन के ऊपर आपको एक नाइस इंटरफेस में शो हो जाता है। तो ये जनाब आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया, और इसमें जो असाइनमेंट है वो ये है कि आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऊपर, और ये इंशाल्लाह जो है अगर आप इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, थोड़ी सी रिसर्च कर लेंगे, तो ये जो नॉलेज आपको मिला है ये आपका परमानेंटली आपके दिमाग में इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट बैठ जाएंगे और ये हमेशा आपके काम आएंगे, और ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट हैं आगे आपको APIs को एक्सेस करने के लिए क्लाउड पे जब आप काम करेंगे। इसी तरह जो भी आगे इंशाल्लाह आप आगे जो भी काम करेंगे क्लाइंट सर्वर कॉन्टेक्स्ट में, वो इंशाल्लाह आपको ये सारा कॉन्सेप्ट होगा तो ये आपके बहुत काम आएगा इंशाल्लाह। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने क्लाइंट सर्वर रिक्वेस्ट और रिस्पांस के ऊपर रिसर्च करनी है और इनको थोड़ा सा डिटेल में देखना है, और कोशिश ये करनी है कि मल्टीपल सोर्सेज से ये इंफॉर्मेशन लें। जेमिनी ChatGPT वगैरह की बजाय अगर आप कोई आर्टिकल पढ़ेंगे तो वो मेरा ख्याल है आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगा, उसमें डायग्राम्स भी होती हैं, तो ये इंफॉर्मेशन जो है ये आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मेरी जो बेसिकली गाइडलाइन होती है वो आप लोगों को एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट देती है। उसके बाद अगर आप इसके ऊपर ज़्यादा तफसील के साथ पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि हमने ये चीज़ें कवर करनी होती हैं एक शॉर्ट स्पैन के अंदर, शॉर्ट लेक्चर के अंदर, तो ये चीज़ें अगर आप ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे तो आपका इंशाल्लाह जो नॉलेज है वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। तो ये बेसिकली मकसद है कि आप लोग थोड़ा सा सेल्फ लर्निंग और रिसर्च वाली साइड पे आएँ। जी, तो उम्मीद है कि आपको कंप्यूटर आर्किटेक्चर के क्लाइंट सर्वर के कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। मैंने कोशिश की है कि इसको आसान तरीके से समझाया जाए। आपको समझ आई है तब भी कमेंट में लिख दीजिएगा, अगर नहीं आए तब भी लिख दें किस चीज की आई है या किस चीज की नहीं आई, मुझे जरूर बताइएगा, ताकि उसके मुताबिक हम आपको जो अगले लेक्चर्स हैं उस तरह की तफसील या उस तरह से आसान करके आपको बताएं। और दूसरा ये कि असाइनमेंट की कोशिश करें कि आप कर लें, किसी ने आपको चेक नहीं करना, आपने खुद अपने आप को चेक करना है। बड़ा आसान तरीका है, जब फारग बैठे हों बजाय किसी दूसरी एप्लीकेशन के या किसी और एंटरटेनमेंट के, आप यही वर्ड जो आपने इसमें सीखे हैं उनको सर्च करें अपने फोन के ऊपर, उनको पढ़ना शुरू कर दें। अगर कोई पैराग्राफ इंग्लिश का आपको थोड़ा सा मुश्किल लगे, जो लोग इंग्लिश में ज्यादा बेहतर नहीं है, उसको कॉपी पेस्ट करें और गूगल का जो इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन वाला लिंक है वो खोल लें और उसमें उसको पेस्ट करके उर्दू ट्रांसलेशन पढ़ लें। तो उम्मीद है आपके ये काम आएगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए आसानियां करने की कोशिश करें ताकि आपकी जिंदगी में भी आसानियां हों। बहुत शुक्रिया।